आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। जय रणछोड़। गुजरात की इस लोक कथा को सुनकर मन एक गहरे भावनात्मक प्रवाह में डूब जाता है। लेखक ने बड़ी ही कुशलता से ओखा कि राजा सोमैया माणिक की वीरता और उनके आत्म बलिदान की इस कथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक का नाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस कथा में निहित संदेश और भावनाएं हर एक पाठक के दिल को छू जाती हैं। क्या कोई राजा अपनी प्रजा के सुख के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है? क्या एक राजा की मर्यादा इतनी बड़ी हो सकती है कि वह अपने ही बेटे को अपने सिर की बलि देने का आदेश दे? इस कहानी में ऐसे ही कई सवाल उठते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह कथा न केवल राजा सोमैया माणिक के त्याग की है, बल्कि यह इंसानियत, धर्म और कर्तव्य की भी एक गहरी मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय रणछोड़। गुजरात की लोक कथा। ओखा के राजा सोमैया माणिक ड्योढ़ी पर बैठे बैठे हाथ में माला लेकर जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़ का जाप कर रहे हैं। अरब सागर की लहरों से होकर आने वाला सुबह का ठंडा पवन विशाल ड्योढ़ी में चक्कर लगा रहा है। तभी बाहर 20 घोड़ों की प्रतिध्वनि हुई। साथ में आवाज आई, क्या सोमैया माणिक है ना? माला फेरते हुए सोमैया माणिक ने गर्दन गली की ओर की। देखा तो मजबूत कंधे वाले बुकानधारी लंबे घोड़े पर बैठे हुए 20 आदमी थे। देखते ही पहचान गए। अरे सालमीर जमादार, आइए भाई आइए। नहीं राजा, आना और पलान छोड़ना नहीं हो सकेगा, घोड़े पर से ही बात कर लेनी है। सोमैया माणिक बाहर आए और घोड़े की लगाम को पकड़कर कहा, भाई, द्वार पर आए मेहमान ऐसे बात करके मोहल्ले में से ही लौट जाई तो ओखा की इज्जत नहीं जाएगी। नीचे उतरो, जो काम हो वह कहो। सालमीर जमादार नीचे उतरा, सवार भी उतरे, घोड़े अंदर घुड़साल में गए। विशाल दरवाजा पार करके जमादार सालमीर अंदर आया। देखा तो धतूरे के फूल जैसी ड्योढ़ी पर मुट्ठे मुड़े भर हाथ के गद्दे पर मन भर रुई के तकिए डाले गए हैं। जेत पर की लाल सुर्ख जाजिम बिछाई है। बड़े मोहल्ले में ऊंची सी दलान के 8 कमरे और सामने घुड़साल है। मोहल्ले में नागरवेल के पत्तों जैसा हरा भरा नीम का पेड़ हवा का पंखे कर रहा है। ओखा के राजा की यह सादगी देखते हुए जमादार सालमीर गद्दी तकिया को टेक कर बैठा। बगल में माणिक बैठे और हाथ में माला ले ली। कहिए भाई, अमर दीवान के जिगरी दोस्त को क्यों कर ओखा आना पड़ा? दीवान कैसे हैं? दीवान जी काका का तो खून हो गया। अरे, अमर जी दीवान का खून? हाँ राजा, 8 ही दिन हुए हैं। नवाब की मां ने नवाब के रिश्ते का कपड़ा देखने के बहाने रात को महल में बुलाकर छत पर जाने वाली सीढ़ी के कमरे में 4 हथियारों को कहकर दगाबाजी से खून करवाया है। आंखें बंद करके उस पर हाथ रखकर सोमैया माणिक बोले, जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़। विरले ही किसी सीप में पकने वाला मोती चला गया। उसका एक हत्यारा यहाँ है। यहाँ मेरे ओखा का आदमी अमरजी दीवान के खून में? हाँ, उसका नाम गुलाब सिंह लुहाना है। सलवान हेरोल की पुत्री के साथ ब्याहा है। अमरजी के दोस्त वडोदरा के गायकवाड़ ने उसका मस्तक मंगवाया है। उसका सेनापति सिंधिया खंभालिया में लश्कर लेकर रुका हुआ है। कल सांझ तक खूनी का सिर उसके तंबू तक नहीं पहुंचा तो गायकवाड़ी फौज ओखा को रौंद डालेगी, कड़वा व्यवहार करेगी। केवल इतना कहने आया हूं। कहकर जमादार सालमीर उठा। उसके सवार भी उठे। फिर से घोड़े सजे और फिर प्रतिध्वनि होकर शांत हो गई। सोमैया माणिक बहुत देर तक स्थिर बैठे रहे। उनके सिर पर जमादार सालमीर का कहनाम हथौड़े की तरह लग रहा था। गायकवाड़ी फौज कड़वा व्यवहार करेगी। वे उठे और हाथ में माला सहित रणछोड़राय के मंदिर में आए। आकर पलाठी मारकर रणछोड़राय की मूर्ति के सम्मुख बैठ गए। बैठकर आंखें बंद करके माला फेरने लगे। मेघ समान बुलंद आवाज से देवालय के गुंबज में उनका जय रणछोड़ का नाद प्रतिध्वनित होता है। मध्याह्न बीता। वो दोपहर का भोजन करने के लिए नहीं उठते हैं। सांझ हुई। मंदिर में संध्या आरती के दिए जले। आरती हो गई। उस समय वे केवल आरती लेने उठे और वापस बैठ गए। रात हुई। मंदिर के दीपक का तेज मंद होने लगा। चारों तरफ शांति छा गई। मात्र अरब सागर की हल्की गर्जना सुनाई देती है।
मध्य रात्रि हो गई और हाथ की माला रोककर रणछोड़राय के चरण में माथा झुकाकर वे बोले, बाप, कल सांझ को जमादार सालमीर की अवधि पूरी होती है। मुझे क्या करना चाहिए, उसकी प्रेरणा मेरे हृदय में जगाना जगन पिता। कहकर वापस आंखें बंद करके माला फेरने लगे और जाप करने लगे, जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़। प्रभात हुआ। पुजारी ने सूर्योदय की आरती कर ली। आरती लेकर सोमैया माणिक ज्यों ही हाथ में माला लेने जा रहे थे कि अंतरात्मा में कुछ सूझा और वे मनोमन बोल उठे, ठीक है स्वामी, यह बात ठीक है। और उन्होंने पुकार लगाई, अरे कोई वीर सिंह को बुलाना और थोड़ी देर के लिए मंदिर खाली कर दो। ओखा के राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। मंदिर खाली हो गया। नौकर सोमैया माणिक के बड़े पुत्र वीर सिंह माणिक को बुलाने गए। मंदिर में बिल्कुल शांति है। सोमैया माणिक हाथ में माला फेर रहे हैं, तभी कान में आवाज आई, बापू। चौंक कर सोमैया माणिक ने आवाज की तरफ देखा तो खंभे की आड़ में एक लड़की खड़ी है। क्या है बेटा, तू कौन है? बापू, जिसके लिए आप उपवास पर उतरे हैं, मैं उसकी औरत और सलवान हेरोल की लड़की हूं। कहो, तुम्हें क्या कहना है? और कुछ नहीं बापू, इतना ही कि खुद बाप बेटी को विधवा बनाएगा। पल भर में सब समझकर सोमैया माणिक ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ, तेरा सुहाग अखंड रहेगा। ओखा की पुत्री भी मेरी पुत्री है। मैं ओखा का राजा हूं, बस्ती की पुत्री मेरी पुत्री, परंतु बच्चा, तेरे पति ने गलत किया है। आज तो बापू वह गलत लगेगा, परंतु लड़ाई में राजा के हुक्म से हजारों आदमी आमने सामने कट जाते हैं। वह अच्छा कहलाता है, तो मेरे पति ने तो नवाब का आदेश मानकर वह काम किया है। दोष है तो नवाब का है। यह भी सही है बेटी, सुख से जाओ, तुम्हारे पति को नहीं सौंपूंगा। तभी वीर सिंह आए। कमर में तलवार लटक रही है, फेंटे में खुखड़ा है। क्या है बापू? यहां बैठो बेटा, यहां बैठो। वीर सिंह बैठ गए। मंदिर में नीरवता है। महासागर की गंभीर गर्जना सुनाई देती है। देखो जी, कल जमादार सालमीर आया था, जूनागढ़ के नगर दीवान अमरजी के खूनी को पकड़ने। सोमैया माणिक ने क्षण भर विश्राम लिया और माला करते करते 2 बार उच्चारण कर लिया, जय रणछोड़, जय रणछोड़, और फिर आगे बोले, कह गए, खूनी ओखा में है, आज सांझ तक माथा खंभालिया पहुंचा देना। कल सांझ तक यदि माथा नहीं आएगा तो गायकवाड़ी सेना ओखा के सिर पर कठोर प्रहार करेगी। जय रणछोड़, जय रणछोड़। क्षण भर विश्रांति, फिर बात शुरू हुई। ओखा के सिर पर आफत आई है तो मुझको लगा इसमें मानुष्य बुद्धि काम नहीं करेगी। रणछोड़राय की शरण में जाने दो, जो सुझाएंगे सो सही, इसलिए कल से बैठा हूं। आज प्रभात में आरती लेने के बाद मेरे हृदय में देवाधिदेव ने बताया है कि गायकवाड़ को सिर के बदले सिर देना चाहिए। खूनी गुलाब सिंह को सौंपकर उसकी हिंसा करवाना तो घोर पाप है। हम सब रणछोड़राय की रखवाली करने वाले हैं। हम हिंसा करें या उसमें मदद करें तो धरा हचमचा उठेगी, इसलिए मैंने निश्चित किया है कि अपना सिर गायकवाड़ को उतार कर दे दूं। बापू, कुछ मत कहो बेटा, मुझसे गुलाब सिंह को नहीं सौंपा जाएगा। उसकी घरवाली मुझको बाप कहती है और कहती थी कि बाप पुत्री को विधवा बनाएगा, इसलिए उसका सुहाग अखंड रखने के लिए अपना सिर उतार देता हूं। मनुष्य जीवन परकाज के लिए है और ऐसा अवसर भाग्यशाली को मिलता है तो बेटा सिर उतार ले और सांझ को खंभालियां दे आना और कहना कि यह माथा गुलाब सिंह लोहाना के माथा के बदले में है। अब ओखा को माफ कीजिएगा। कहकर सोमैया माणिक ने गर्दन झुकाई। बापू, बापू, मेरा पुत्र होकर डरता है, रणछोड़राय की उपस्थिति में मरना है। प्रहार करो भाई, सूरज दादा अभी आकाश के बीच अपना रथ लाएंगे। चलिए बाप, जीवित मर जाने की जय रणछोड़। कहकर फिर से गर्दन झुकाई। हाथ में माला के मणके घूमते जा रहे थे। मुंह से जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़ के निकलते नाद मंदिर के गुंबज में प्रतिध्वनित होते रहे। तभी बिजली की चमक हुई। एक पल दूसरे पल में तलवार गर्दन पर गिरी, सररर करते हुए मस्तक जमीन पर गिरा। लंबी हल्की सी आवाज हुई तो भी जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़ का नाद मानो मंदिर की दीवाल दर दीवाल और पत्थर दर पत्थर से प्रकट होता था, प्रतिध्वनि होती थी। मस्तक को थाल में लेकर वीर सिंह घर आए। घोड़ा सजा और उस पर पलान से माथे को रुमाल में बांधकर सांझ से पहले ओखा को पार करके खंभालियां आ गया।
सिवान में गायकवाड़ के सेनापति सिंधिया की छावनी थी। घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी झूल रहे थे, सांड बोल रहे थे, सांड पर हथियार तीक्ष्ण करने की ध्वनि आ रही थी। वीर सिंह सीधे तंबू में ही गया। अंदर सेनापति के साथ अमर जी का पुत्र रुगनाथ जी और जमादार सालमीर बैठे थे। चरोतर प्रदेश के उत्तम तंबाकू का हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। लीजिए, यह मस्तक, कहकर नीचे रखा। सबकी नजर उस ओर गई और बोल उठे, अरे, यह तो सोमैया माणेक का सिर है। हाँ, मेरे पिता का मस्तक है। पर उनका मस्तक क्यों? ऐसा गजब क्यों किया? मेरे पिता ने कहा, गायकवाड़ सरकार को मस्तक चाहिए, इसलिए गुलाब सिंह के मस्तक के बदले में मस्तक दिया है। परंतु उनका क्या दोष है? इस तरह से प्राणार्पण का कारण क्या है? दो कारण हैं। एक तो ओखा के राजा के रूप में बस्ती के बेटा बेटी के जीवन का जतन करना, इसलिए गुलाब सिंह को बचाया। दूसरा हिंसा का कारण है। अपने हाथ से दूसरे की जीव हत्या मेरे पिता कैसे कर सकते हैं? हम तो रणछोड़ राय के रखवाले हैं। इन दो कारणों से उन्होंने अपना ही मस्तक अर्पित करना जरूरी समझा। ये लीजिए, जय रणछोड़, कहकर वीर सिंह तंबू से बाहर निकल गया। उसी क्षण गायकवाड़ी सेना ने पड़ाव उठाकर वडोदरा की ओर प्रस्थान किया। ओखा बच गया, गुलाब सिंह बच गया, उसकी औरत का सुहाग अखंड रहा। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।